Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको बेटा प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस द होल डिटेल्ड कोर्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वी हैव डिस्कस्ड द NCERT in-text question, NCERT exercise question. If you have missed that session, so don't worry students, the link is given in the description box. तो जाइए और जल्दी से देख लीजिए उन सेशंस को भी, बट सबसे पहले ये वाला देखेंगे, उसके बाद उन पर जाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट और देखते हैं क्या क्या है भाई। चलिए, तो लेट्स बिगिन दिस वंडरफुल सेशन। रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेटा रिप्रोडक्शन क्यों असेंशियल होता है? देखो, बेसिकली रिप्रोडक्शन से होता क्या है, मतलब हम लोग ये मान लो, मैं आपको बता रही हूँ रिप्रोडक्शन से होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है रिप्रोडक्शन बेटा? रिप्रोडक्शन होता है किसका फॉर्मेशन करना? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एज ये सब हम लोग जानते हैं अच्छे से, है ना। अब आपको एक चीज पता है बेटा कि जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मान लो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? ह्यूमन में होता क्या है? ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है ये दो टाइप के हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल। बेसिकली टाइप कुछ भी हो, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। इसका मतलब वो जिस स्पीशीज से था, उसकी जो भी स्पीशीज थी, जब उसने रिप्रोडक्शन किया तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीशीज इंक्रीजेस। क्या हो बेटा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे स्पीशीज के अंदर वो बढ़ गए जब किसी ने रिप्रोडक्शन किया। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? हाँ मैम, ये चीज तो हमें समझ में आती है। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि कोई स्पीशीज अगर रिप्रोडक्शन कर रही है तो वो कंटिन्यू रहेगी इस अर्थ पर। यही तो हम सीख पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर कोई स्पीशीज रिप्रोडक्शन कर रही है तो उसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है स्पीशीज में बढ़ रहे हैं। इट मीन्स के द स्पीशीज कंटिन्यूज ऑन अर्थ फॉरएवर। मतलब हमेशा वो स्पीशीज जो है बेटा वो अर्थ पर कंटिन्यू रहेगी हमारी। तो मतलब कि ये रिप्रोडक्शन का सबसे तगड़ा फायदा होता है कि अगर कोई स्पीशीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर क्या कर रहा है बेटा, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बढ़ा रहा है, और वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बढ़ा रहा है बेटा तो उसकी स्पीशीज कंटिन्यू हो रही है अर्थ पर। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग जिस स्पीशीज से आते हैं बेटा, तो हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिजम्स का बढ़ने का मतलब क्या है कि वो भी आगे रिप्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली हमारी स्पीशीज कभी अर्थ पर खत्म नहीं होगी। तो मतलब कि रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल होता है बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? भाई इस अर्थ पर अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए। चलो और देखते हैं। कीप द इंडिविजुअल ऑर्गन अलाइव, इंडिविजुअल के ऑर्गन को जिंदा रखने के लिए, बिल्कुल बकवास। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं, मेंटेन ग्रोथ नहीं, कंटिन्यू द स्पीशीज फॉरएवर, कि भाई स्पीशीज जो है वो अर्थ पर कैसी रहे बेटा, कंटिन्यू रहे हमेशा। इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी इज असेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप आंसर क्या करेंगे बेटा? आप आंसर करेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन की वजह से ही कोई स्पीशीज जो है इस अर्थ पर कंटिन्यू रहती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेटा बच्चे। The offspring formed by asexual reproduction method have a greater similarity among themselves because, ठीक है, ये बोल रहे हैं जो asexual reproduction से offsprings बनते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं, उनमें काफी सिमिलैरिटीज होती हैं among themselves, मतलब मान लो दो ऑर्गेनिज्म बने तो बिल्कुल सिमिलर होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, आपको एक चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए बेटा, अगर मैं बात करने लगूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करने लगूं बेटा मैं? अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने लगूं तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कोई गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। बिल्कुल सही बोल रही हूँ वाली बात नहीं है, इस बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। पेरेंट इन वॉल, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो बेसिकली मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने क्या करा बेटा, मैंने लिया ये अमीबा, दिस इज अमीबा हियर। आपको पता है ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, इसको मैं बोल रही हूँ पेरेंट अमीबा, दिस इज पेरेंट अमीबा। अब लेट्स से कि ये अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, देन अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, कोई और अमीबा तो नहीं आया ना, सिर्फ ये अमीबा, कोई गैमीट का फ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं मैम, कुछ नहीं हो रहा। सिंपली क्या हो रहा है, वो ऐसा रहा है कि अपने पहले ऐसे न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, है ना, देन अल्टीमेटली अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेगा, एंड देन फिर अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेगा। न्यूक्लियस को इसने डिवाइड कर लिया, एंड देन अल्टीमेटली बेटा ये अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेगा टू फॉर्म टू अमीबास। ये जो बनी बेटा ये हैं टू डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा। अब एक बात मुझे बताओ कि क्या कोई और अमीबा आया और उसने इस अमीबा के साथ रिप्रोडक्शन कुछ करा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही अमीबा था, उसने ही आगे अपने आप को तोड़कर दो अमीबा बनाए। तो क्या कोई जेनेटिक मेकअप में चेंज आया? नहीं मैम, जो डीएनए इसके पास था वही इन दोनों के पास गया। कोई मतलब कि एक डिसिमिलैरिटी भी होनी चाहिए ना, डीएनए जो कॉपी हुआ वो बिल्कुल सेम गया दोनों के पास। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, जो बच्चे बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उनमें सिमिलैरिटीज क्यों होती है बेटा? उनमें सिमिलैरिटीज इसलिए होती है कि पहला पॉइंट ये दे रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, बेटा ये तो बिल्कुल गलत बात है, कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट्स, नहीं बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट्स, बिल्कुल सही बात है बेटा, पहला और लास्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। उन ऑफस्प्रिंग्स में सिमिलैरिटीज क्यों होती हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक ही पेरेंट से बने हैं और दूसरा कोई गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। अगर कोई गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा तो दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप एक साथ मिलते हैं, और जब कोई दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप एक साथ मिलते हैं बेटा तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो उन दोनों में से किसी एक के जैसा नहीं होता, उसके पास दोनों ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या? तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शंस आपको जहां पर भी साथ में मिल रहे हो आप उसको टिक कर दो, जैसे डी वाले पे मिल रहे हैं तो डी वाले में आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर क्यों है, जो ऑफस्प्रिंग्स बने वो सिमिलर क्यों है? ये जो दो डॉटर सेल यहाँ पर अमीबा की बनी है क्यों है? क्योंकि बेटा ये प्रोड्यूस हुई है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो आप इतने का स्क्रीनशॉट। डन? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ जाऊं? हाँ जी चलिए। सो स्टूडेंट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन स्पायरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, ठीक है। ये बोल रहे हैं स्पायरोगायरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज स्पायरोगायरा, ठीक है। देखो स्पायरोगायरा, अगर मैं स्पायरोगायरा की बात करने लगूं बेटा तो स्पायरोगायरा क्या है? स्पायरोगायरा एक
एल्गा है, ग्रीन एल्गा, क्या है आपकी, ये ग्रीन एल्गा है, विच इज बेसिकली फिलामेंटस, जो ऐसा होता है फिलामेंटस सा, और जिसमें भरा हुआ होता है बेटा ग्रीन मतलब क्लोरोफिल तो ग्रीन ही होता है, क्लोरोफिल यहाँ पे इसके अंदर भरा हुआ होता है। ऐसे क्या रहता है इसके अंदर, ऐसे भरा हुआ रहता है बेटा क्या, क्लोरोफिल, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्पायरोगैरा हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पायरोगैरा विच इज फिलामेंटस, दिस इज फिलामेंटस। तो हम ये देखते हैं बेटा ये ग्रीन एल्गा एंड विच इज फिलामेंटस। तो हम ये देखते हैं बेटा जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है आपका, तो ये क्या करता है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू फिलामेंट्स। किसमें टूट जाएगा बेटा, ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ये पूरा फिलामेंट जो है ये आफ्टर द मैच्योर होने के बाद, आफ्टर मैच्योर होने के बाद इट विल स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स, it will split into fragments, and these fragments क्या, and these fragments will form the spirogyra, new spirogyra. These fragments will grow into the filaments and then the new spirogyra formed, ठीक है। so मतलब कि this method is called, ये जो मैंने आपको बताया पूरा, what is this we called it fragmentation. What we called it, fragmentation, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मैच्योर होने के बाद फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, एंड वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अल्टीमेटली पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। समझ के वाला पॉइंट आप लोगों को, आप लोग ये नहीं समझे, जल्दी से बताओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो होता है वो स्टूडेंट्स को आता है कि फ्रेगमेंटेशन और फिजन में क्या डिफरेंस होता है। मैम फिजन में भी तो ऐसे ही स्प्लिट हो रहा है जैसे इसमें हो रहा है। फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। सो स्पायरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग अप, चलो देखते हैं, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल्स, नहीं, ये बोले कि डिवीजन होना सेल का 2 सेल्स में, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, ओके। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं फिलामेंट्स का टूट जाना छोटे छोटे उसमें फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल्स, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, नहीं बेटा ये तो बर्डिंग में हो जाएगा ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा बी। क्या आंसर होगा हमारा बी, कि जो आपका स्पायरोगायरा होगा वो क्या करेगा, वो आपका फिलामेंटस होता है, एंड वो क्या होगा, वो आपके फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, एंड वो जो फ्रेगमेंट्स होंगे बेटा वो न्यू स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देख लेना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, the ability of a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called। ये बोल रहे हैं बेटा प्लाज्मोडियम के अंदर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, क्या, प्लाज्मोडियम के अंदर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि वो एक सेल से मल्टीपल सेल्स बना लेता है, उसके रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या है, आइए शुरू करते हैं कहानी। सो स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट होता है बेटा, क्या, इट इज अ मलेरियल पैरासाइट। क्या होता है आपका, ये आपका एक मलेरियल पैरासाइट होता है विच कॉजेज मलेरिया, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो हम ये देखते हैं बेटा जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये ना, जैसे ये सेल है उसकी, तो हम ये देखेंगे बेटा इसके ऊपर ना एक ऐसे सिस्ट बन जाती है, ऐसे, दिस इज सिस्ट एंड दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, this is protective layer। now what happen, now ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस सिस्ट के अंदर ही this plasmodium will make a multiple cell, बहुत सारी सेल बना लेगा बेटा, ये बहुत सारी सेल ऐसे डिवाइड कर करके मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा। फिर हम देखेंगे बेटा जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगी तो हम ये देखेंगे बेटा ये जो सिस्ट है ना ये आपके ऐसे फट जाएगी,
तो इसके अंदर से जो बेटा बहुत सारी सेल्स इसने बनाई थी प्लाज्मोडियम ने, ऐसे ये सब ऐसे रिलीज हो जाएंगी एंड दीज आर न्यू, क्या है, ये आपके न्यू प्लाज्मोडियम्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि आपका एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है बेटा, वो फिजन का मतलब आपको पता है, फिजन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा एंड टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है ये, ठीक है, बट यहाँ पर एक से ज्यादा सेल्स बन रही हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म splits to form an organism splits to form more than 2 cells, more than 2 cells। समझ में आ गया? ये करता है प्लाज्मोडियम और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो आंसर तो आपको मिल चुका है, मल्टीपल फिजन होगा इसका आंसर। देखो बाइनरी फिजन में हम देखते हैं कि 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे अमीबा करता है, लीशमानिया करता है ना, करता नहीं करता है, पैरामीशियम करता है। फ्रेगमेंटेशन अभी मैंने आपको दिखाया वो टुकड़ों में टूटता है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में। बडिंग में क्या होता है बेटा, एक बड निकलती है ऑर्गेनिज्म के साइड से एंड बाद में मैच्योर होकर डिटैच हो जाती है। बट प्लाज्मोडियम में क्या देखा जाता है, प्लाज्मोडियम में बेटा एक सेल सेवरल सेल्स बना सकती है because of multiple fission, because of what, because of multiple fission। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी से ले लीजिए, ले लिया, चलिए ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन राइजोपस फंगस द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, ये बोलते हैं राइजोपस जो फंगस होता है उसमें जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पता है क्या बोल रहे हैं आपको, पता है बेटा, दिस इज द स्टेम हियर, है ना, और इस स्टेम के ऊपर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इनको, स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम, दीज आर द स्टेम हियर। अब हम देखेंगे बेटा यहाँ से ना ऐसे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच जो बहुत ज्यादा आपके ये दीज फाइन थ्रेड्स, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइफे। क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं हाइफे, ठीक है। तो हाइफे जो होता है वो फंगस का मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, ठीक है। दीज आर द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दे आर कॉल्ड क्या, दे आर कॉल्ड हाइफे। क्या बोलेंगे बेटा हम इनको हाइफे बोलेंगे। स्टेम्स तो ये हो जाएंगी, स्पोरेंजियम ये हो जाएंगे जिनके अंदर पल रहे होंगे स्पोर्स, है ना, बट ये जो होंगे बेटा फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग बोलते हैं हाइफे। एंड हाइफे की वजह से बेटा फंगस जो है वो अच्छी तरीके से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाता है। किसकी वजह से, हाइफे की वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को क्या कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। इजी पीजी, चलिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The 2 types of organism which produces colonies by the process of budding are, ठीक है, ये बोल रहे हैं आपको 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स बताने हैं जो कॉलोनीज को प्रोड्यूस करते हैं बडिंग के प्रोसेस से। कॉलोनीज क्या होती है बेटा सॉरी, कॉलोनीज होती है बेटा जो बहुत सारे एक साथ रहते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे 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 पूरी कॉलोनी बना के रहते हैं। तो अब आप सोचेंगे मैम कौन है ये, इतना तरंगे से लोग ऐसे कॉलोनीज बना के रहते हैं पूरे के पूरे ऐसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मरीन यहाँ पे नाम दे रखे हैं ऑर्गेनिज्म के जो ओशन में पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखोगे, अब आप ऑप्शन में आपको ये लग सकता है कि हाइड्रा या यीस्ट, क्योंकि अभी तक आपने मेरे साथ यही पढ़ा है कि बडिंग जो है भाई वो हाइड्रा और यीस्ट में होती है अपने लेवल पर, ठीक है। बट इसका आंसर ये नहीं होगा। आप सही बोल रहे हैं कि हाइड्रा और यीस्ट में बडिंग होती है, बट यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनीज को प्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग। बडिंग से वो ऐसी कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरल्स एंड स्पॉन्जेस। क्या, कोरल्स एंड स्पॉन्जेस। बेटा आप इनको गूगल करेंगे ना कोरल्स एंड स्पॉन्जेस को, ये ओशन में रहते हैं बेटा। कोरल आपका नाइडेरिया से आता है, एक फाइलम होता है, और स्पॉन्जेस एक पॉरीफेरा फाइलम से आता है, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को। तो ये बडिंग के थ्रू क्या बनाते हैं बेटा, बडिंग के प्रोसेस से ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझ गए। अब यीस्ट और हाइड्रा जो है बेटा वो करते तो बडिंग है, बट वो कभी भी कॉलोनी बना के नहीं रहते, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में रहते हैं। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट आप लोग, ये नहीं समझ रहे हो। तो आंसर क्या होगा बेटा, कोरल्स एंड स्पॉन्जेस आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जान लो उसका, वहां से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन उस वाले का आने का चांसेस है, बट मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि भाई बडिंग और हाइड्रा में ही सिर्फ वो, हाइड्रा और यीस्ट में सिर्फ बडिंग नहीं होती, और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें बडिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं, स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, ठीक है। ये बोल रहे बेटा जो स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो किसमें कॉमन होता है? तो बेटा आंसर आंख बंद करके आप एकदम बता सकते हैं क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन में। स्पोर फॉर्मेशन में ये होता है मैम कि ये आपका कौन है, स्टेम है, ये इसके ऊपर ऐसे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, नीचे ये आपके लंबे लंबे हाइफे हैं, और इसके अंदर क्या पल रहे हैं, इनके अंदर पल रहे हैं आपके क्या ऐसे स्पोर्स, ये है स्पोरेंजियम एंड दीज आर स्पोर्स, ठीक है। देन ये जो है आपका बेटा ये फट जाएगा ऐसे, जब फट जाएगा तो यहाँ से ऐसे स्पोर्स निकल जाएंगे, है ना, निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। और इन स्पोर्स के ऊपर क्या होती है बेटा, इन स्पोर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। तो ये काम बेटा मैंने आपको किसके अंदर दिखाया, दिस इज राइजोपस। राइजोपस क्या होता है बेटा, राइजोपस होता है आपका ब्रेड मोल्ड फंगस, ब्रेड मोल्ड फंगस। तो मतलब आंसर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आंसर हो जाएगा इसका फंजाई। क्या हो जाएगा आंसर, फंजाई हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी। डन, समझ में आया? यस मैम, इससे होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, और किस में होता है, सिर्फ फंजाई में होता है। और ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते बेटा, प्रोटोजोन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपके सिलेबस में जो प्रोटोजोन है कौन सा, अमीबा, लीशमान या पैरामीशियम, ये इन सब में होता है क्या, फिजन। क्या होता है बेटा, सब में इनमें बाइनरी फिजन होता है। ट्यूबर्स जो होते हैं बेटा, ट्यूबर्स जो होते हैं वो प्लांट पार्ट होते हैं जो फूड स्टोरेज करते हैं, ठीक है। एल्गी आपका प्लांट होता है, इसमें अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, जैसे मैंने स्पाइरो वगैरह का दिखाया था तो उसमें फ्रेगमेंटेशन वगैरह होता है, बट इसमें ये वाला इसका आंसर नहीं होगा स्पोर फॉर्मेशन में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द कट पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टेम विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज नोन एज, ठीक है। वो प्लांट स्टेम जिसके पास रूट्स हैं और वो ग्राउंड में फिक्स होगा। देखो एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ग्राफ्टिंग मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग होता है कि आप दो स्टेम्स को लेते हैं, टू स्टेम्स को आप लेंगे, टू स्टेम्स को आप लेंगे और उन टू स्टेम्स को बेटा क्या करेंगे, आप एक साथ ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्लांट। क्या बनाने के लिए बेटा, न्यू प्लांट बनाने के लिए। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, और ज्वाइन कैसे करते हैं मैंने आपको बताई थी। आपको जो दो स्टेम लेनी है ना, उसमें से जो आपकी एक स्टेम होगी, दो स्टेम होंगे ना, वन स्टेम जो होगी बेटा उसको आप बोलेंगे स्टॉक, और एक को आप बोलेंगे बेटा सायन। क्या, सायन, ठीक है। स्टॉक के पास रूट्स होंगी, हैविंग रूट्स, और सायन के पास रूट्स नहीं होंगी, नो रूट्स। तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे, हम लोग स्टॉक को जमीन में करेंगे ऐसे, और स्लैंट कट लगाना आपको ये चीज मैंने बताई थी ऐसे, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है आपकी रूट्स। और इसके ऊपर क्या रखेंगे बेटा आप, इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर ठीक है, इसके ऊपर आप क्या रखेंगे, विदाउट रूट वाली स्टेम, इसको हम लोग बोलेंगे सायन, और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा स्टॉक। क्या, तो स्टॉक के पास रूट्स होती हैं और सायन के पास रूट्स नहीं होती हैं। तो आंसर आपको मिल चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। जब आप इन दोनों को बेटा एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्या कर देंगे बेटा, ऐसे कवर कर देंगे ना इसको, पूरे पार्ट को, ये हील होना शुरू हो जाएगा, एंड वो जो हीलिंग पार्ट होगा बाद में आपकी एक स्टेम बन जाएगी, एंड ये प्लांट मतलब कि फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबको प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। और इस प्लांट के पास दो स्टेम है, अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के अपने स्टेम लिए हैं, तो दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर होंगे इस प्लांट के पास। मैंने आपको बताया था एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, पीचेस, पैर, ये सारी चीजें बेटा ग्राफ्टिंग मेथड से ही उगाई जाती हैं। तो कौन है बेटा वो कट पार्ट ऑफ स्टेम जिसके पास रूट्स हैं और फिक्स टू ग्राउंड है, वो हो जाएगी बेटा आपकी क्या, स्टॉक। क्योंकि सायन वो स्टेम होती है बेटा जिसमें क्या नहीं होती है, जिसमें रूट्स नहीं होती हैं। कटिंग मैथड होता है बेटा, कटिंग मैथड होता है किसका, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। और बर्ड क्या होती है बेटा, बर्ड होती है जो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। इट इज एन इनएक्टिव स्टेट, और ये किसमें प्रेजेंट होती है, इनएक्टिव स्टेट में आपकी प्रेजेंट होती है। समझ में आया, नहीं समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से आप इतने का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। ले लिया बेटा आपने इतने का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मूव टू,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल फिजन अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी अभी मैंने आपको मल्टीपल फिजन सिखाया था बेटा, वो किस किस में होता है, तो जल्दी बताइए बेटा। मैंने आपको किस में बताया, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड का एक फंगस पढ़ाया था मैंने, उसमें तो बेटा क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। कालाजार पैरासाइट, ठीक है, कालाजार का पैरासाइट बोल रहे हैं, कालाजार का पैरासाइट है बेटा लीशमानिया, इसमें होता है आपका क्या, बाइनरी फिजन। ठीक है मैम, ये भी पिक्चर्स आउट, ठीक है, ये भी पिक्चर्स आपका आउट। फ्लैटफॉर्म, फ्लैटफॉर्म में आप, प्लेटफॉर्म है आपका प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया में क्या होता है बेटा, प्लेनेरिया में होता है आपका रीजनरेशन, रीजनरेशन। नेक्स्ट मलेरियल पैरासाइट, यस दिस इज प्लाज्मोडियम हियर। और अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाया भी था कि प्लाज्मोडियम में क्या होता है बेटा, मल्टीपल फिजन होता है, पूरे डायग्राम के साथ ये चीज मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा डी, द आंसर विल बी डी, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लानेरिया वॉर्म इज कट हॉरिजॉन्टली इन द मिडल इनटू टू हाफ्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा एक प्लानेरिया का वॉर्म है जिसको आपने हॉरिजॉन्टली काट दिया है, हॉरिजॉन्टली उड़ा दिया आपने दो हाफ्स में इसको, पी एंड क्यू, सच दैट द पार्ट पी कंटेन होल हेड। पी वाले पार्ट जो उसके पास पूरा सर आया है वॉर्म का, और जो दूसरा वॉर्म है अनदर प्लानेरिया वॉर्म इज कट वर्टिकली, वर्टिकली काट दिया आपने एक और प्लानेरिया वॉर्म को ऐसे सीधा। R and S in such a way that both the cut pieces R and S contain half head each. Okay. Which of the cut pieces of the two planaria worms could regenerate to form a complete respective worms? ठीक है, करा क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। करा ऐसा है कुछ कि ये प्लानेरिया था आपका, दिस इज प्लानेरिया हेयर, दो प्लानेरिया के वॉर्म लिए, दो प्लानेरिया के वॉर्म लिए एंड, रुको यार एक मिनट, ऐसे दो प्लानेरिया के वॉर्म लिए, एक को तो ऐसे काटा है और एक को ऐसे काटा है। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। काटने के बाद ये जो बने हैं ना आपके, एक के पास तो पूरी इसकी मुंडी आ गई है और एक के पास इसका टेल रीजन आ गया। इसमें जो ये दो काटे हैं बेटा, इसमें दोनों के पास ऐसे हाफ हाफ पार्ट आया, ऐसे आ गया। ठीक है, और इनके नाम क्या है बेटा, इसका नाम है आपका क्या, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बताओ भाई कौन सा पार्ट जो है कंप्लीट वॉर्म को जन्म देगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, हमें ये चीज पता है बेटा, आप इनको इस प्लेनेट को के जितने भी टुकड़े करते, इसके कितने भी टुकड़े आप कर देते, उसका एक एक टुकड़ा एक कंप्लीट वॉर्म बनाएगा। क्या हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, देखो ये जो पी है ना आपका, ये पी में इसकी मुंडी है, तो बट हमें देखेंगे बेटा इसके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके पास रीजनरेटिव सेल्स होंगी जो बॉल ऑफ मास बनाएंगे, और वो जो बॉल ऑफ मास है वो उस डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देंगी जहाँ का पार्ट बनने वाला है नीचे की तरफ। ऐसे एक प्लानेरिया क्यू वाला भी बेटा नीचे था, नीचे वाला पार्ट था ना इसके पास, तो इसकी जो वो मतलब रीजनरेटिव सेल है वो ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करना शुरू कर देंगी। ठीक है, ये आपका आधा कट गया था ना, ऐसे ऐसा आधा कट गया था ना बेटा, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका पूरा प्लानेरिया बना लेगी दूसरी साइड को ग्रो करके ऐसे, और ये भी आधा कटा था तो ये भी इधर साइड को पूरा प्लानेरिया ग्रो कर लेगी। मतलब कि यहाँ से आपके क्या बन जाएंगे, फोर प्लानेरिया रीजनरेट्स। क्या होगा बेटा, फोर प्लानेरिया रीजनरेट्स। समझ में आया, पहले जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो इतने का स्क्रीनशॉट। कर लिया, ले लिया। तो मतलब कि हम ये देखते हैं बेटा कि ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, बट एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल मल्टी सेलुलर है। तो जब आप इसको जितने भी मल्टीपल पीसेस में कट करेंगे बेटा, देन इट विल फॉर्म अ न्यू प्लानेरियाज फ्रॉम दियर कट बॉडी पार्ट्स। समझ के वाला पॉइंट। तो मतलब कि ये बोल रहे हैं ना, विच ऑफ द कट पीसेस ऑफ द टू प्लानेरिया वॉर्म कुड रीजनरेट, तो बेटा पी क्यू आर एस, चारों के चारों क्या, पी क्यू आर एस, चारों के चारों पार्ट जो है बेटा प्लानेरिया के, वो क्या करेंगे, वो रीजनरेट करेंगे। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया था। नेक्स्ट, ठीक है, एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है, देखो भाई एंथर का स्ट्रक्चर जिसको याद नहीं हो वो याद कर लो। एंथर पहली बात तो पार्ट होता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ऐसे ऐसे
these are what? These are anther and these are filaments here. क्या है ये? फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट्स लिख रही हूँ, फिलामेंट। तो हम ये देखते हैं बेटा एंथर और फिलामेंट आर द पार्ट ऑफ स्टेमन। ये पूरा स्टेमन है, ये जो मैंने बनाया ना बेटा, दिस इज स्टेमन एंड स्टेमन इज व्हाट? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका एंथर, ठीक है। अगर मैं एंथर को ऐसे काट दूं, ऐसे अगर मैं काट दूं तो बेटा आपको एंथर कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा आपको एंथर नजर आएगा। और इन एंथर के अंदर क्या होंगे बेटा? एंथर के अंदर ना इस तरीके से कट्टे हैं, ऐसे। कट्टा क्यों बोला मैंने इनको? आप सभी जानते हैं मैंने इनको कट्टा क्यों बोला है, क्योंकि बायो में मतलब सैक, बायो नहीं, सैक का मतलब क्या होता है? कट्टा। तो दिस इज पॉलन सैक, पॉलन सैक। और इन पॉलन सैक के अंदर क्या है बेटा? इस तरीके से आपके भरे पड़े हैं क्या? पॉलन ग्रेन्स। क्या भरे पड़े हैं बेटा? पॉलन ग्रेन्स। और बेसिकली पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमीट, कंटेन मेल गैमीट, कंटेन मेल गैमीट। तो पॉलन ग्रेन मेल गैमीट से ही है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। कैसा? देखो ये आपका पॉलन ग्रेन है, देन हम यहाँ पे क्या देखेंगे? आपकी ये पूरी सेल होगी पॉलन ग्रेन और इसके अंदर ना 2 सेल ऐसे तैर रही हैं एंड दीज 2 सेल्स आर कॉल्ड 2 मेल गैमीट्स। डन? समझ पाया? तो मतलब क्या एंथर के अंदर क्या होता है बेटा? एंथर के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर? एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स बेटा, सेपल्स होते हैं वो फ्लावर का वो पार्ट होता है जो बर्ड को, जो फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। ओव्यूल्स बेटा, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन क्या? ओवरी। नेक्स्ट कार्पल, कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो ये भी आंसर नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ओके डन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसमें से कौन सा है बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं होता बेटा? अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा भी याद हो तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम देखते हैं बेटा ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही आपका क्या बनता है? एग बनता है। नेक्स्ट इस पार्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं यूट्रस। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा सर्विक्स। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा वेजाइना। इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। समझ में आया? तो अब यहाँ पे देख लो, आपने सब देख लिया, सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा पार्ट नहीं है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? तो बेटा ओवरी तो है, अभी आपने देखा, देखो आप चाहे, आपने यहाँ पे खुद देखा कि ओवरी इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है मैम। यूट्रस भी है, ओविडक्ट्स भी है बेटा। क्या बचा? वाज डिफरेंट। वाज डिफरेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ये किसका पार्ट होता है बेटा? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो कैरी करता है स्पर्म को, विच कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। कहां से? टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। समझ में आ गया? इजी है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन करने से ना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आप देख लो आपका पूरा चैप्टर प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपको मैम हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। सब हो पाएगा यार।
नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से कौन सा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? अभी अभी फीमेल पढ़ा है, फीमेल के सारे पार्ट आते हैं, तो बस जो फीमेल होगा वही होगा। तो देखो टेस्टिस मेल का पार्ट होता है, ओविडक्ट अभी किस में पढ़ाया मैंने? फीमेल में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया? तो मतलब कि मैम यही है आंसर। समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस, की सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ओविडक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? तो एसटीडीज क्या होती हैं बेटा? एसटीडीज होती हैं जो सेक्सुअली फैलती हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको 3 कैटेगरीज कराई थी, कौन कौन सी? वायरल कराई थी बेटा मैंने आपको कराई थी प्रोटोजोन, ठीक है। मैंने आपको क्या कराई थी बेटा? मैंने आपको कराई थी बैक्टीरियल। क्या कराई थी मैंने आपको? बैक्टीरियल कराई थी, ठीक है, जो बैक्टीरिया से फैलती है, जिसकी गोनोरिया, सिफिलिस, है ना। मैंने आपको कराई थी प्रोटोजोन में ट्राइकोमोनियासिस। फिर मैंने वायरल में आपको कराई थी 3 एच करके कराई थी ना, HIV, हर्पीज एंड हेपेटाइटिस। क्या? HIV, हर्पीज एंड हेपेटाइटिस। तो हम ये देखते हैं बेटा आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। अब आप बोलेंगे मैम हेपेटाइटिस तो एसटीडी होती है, अब आपने इसको नॉट में क्यों डाल दिया? बेटा इसको नॉट में इसलिए डाला क्योंकि ये सेक्सुअली भी फैलती है और ये बिना सेक्सुअली भी फैल जाती है, मतलब कि विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स की भी आपकी हेपेटाइटिस फैल सकती है। और हेपेटाइटिस बी में फर्क होता है, ठीक है। जो एसटीडी होती है वो हेपेटाइटिस बी होती है, समझ गए वाला पॉइंट? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और आपको पता है बेटा यहाँ पे गोनोरिया बैक्टीरियल है, सिफिलिस भी बैक्टीरियल है, और एड्स आपकी क्या है? वायरल है। और एड्स तो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। Which of the following method of contraception protect a person from acquiring a STD disease, ठीक है। इनमें से कौन सा बेटा क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो किसी पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम एसटीडी। देखो बेसिकली एसटीडी फैलती कैसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसमिशन क्या है उसका। ट्रांसमिशन कैसा है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, तो एक तो ये फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। किससे? सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी कैसे बेटा? बाय फ्लूइड्स, जैसे सीमन, वेजाइनल डिस्चार्ज, इन सब के थ्रू ये फैलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब आपका ये कांटेक्ट में आएगा, ब्लड से भी फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से भी फैलता है, इवन किससे फैल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये मेल का पीनिस है, ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा? अगर वो अपने सीमन को ऐसे ही रिलीज करेगा फीमेल के वजाइना में, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली फीमेल के वजाइना कॉन्टेक्ट में आ गया सीमन, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल का डिस्चार्ज भी रहने वाला है, वेजाइनल डिस्चार्ज भी रहेगा। तो मतलब इसमें तो वायरल वगैरह हो सकता है, इसमें तो बैक्टीरिया हो सकता है, फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के थ्रू इजीली वो फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई आप ऐसा मेथड यूज कर लो जिससे कि ये फ्लूइड ही कांटेक्ट में ना आ पाए, तो बेटा फ्लूइड कब कांटेक्ट में नहीं आ पाता? जब या तो मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर कॉन्डम को पहने, ठीक है। जब ये कॉन्डम का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? जो फ्लूइड है वो कॉन्डम के अंदर ही रिलीज होगा। तो मतलब कि ये दोनों फ्लूइड आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो अगर फ्लूइड आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे बेटा, तो एसटीडी के फैलने के चांसेस ही 0 है फिर तो, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका कॉन्डम्स। क्या हो जाएगा? कॉन्डम्स। क्योंकि कॉन्डम्स की वजह से बेटा एसटीडी नहीं होगी। दिस इज द ओनली मैथड, कॉन्डम बैरियर मैथड के अंदर आता है, वो भी कॉन्डम, जो आपका एसटीडी से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं ओरल पिल्स। बेटा ओरल पिल्स जो होती हैं वो एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं। वो एसटीडी से क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाती हैं बेटा? क्योंकि ओरल पिल्स बेसिकली क्या करती हैं? आपके बॉडी के हार्मोन लेवल को बिगाड़ देती हैं। सो दे विल नॉट प्रिवेंट द एसटीडी। नेक्स्ट कॉपर टी। कॉपर टी क्या है? यूट्रस को क्या कर देगी? अनसुटेबल कर देगी फॉर द इम्प्लांटेशन। सर्जरी से तो बेटा सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई प्रेगनेंसी चाहता ही नहीं है कि भाई वो इन फ्यूचर कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव करे, तो उस केस में वो सर्जरी करा लेगा, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, तो फिर तो बच्चे उसके हो ही नहीं सकते क्योंकि इरिवर्सिबल है बिल्कुल। डन। स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज कॉन्डम हियर, ले लो, आगे बढ़ रही हूँ। एक मिनट, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? ठीक है। सो इसका आंसर मिल जाएगा आपको कॉन्डम्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, इनमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड है बेटा? क्या इनमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल का मेथड है जिसमें एक स्मॉल पोर्शन जो है ओविडक्ट का,
ओविडक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ वुमन इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड द कट एंड्स आर लाइगेटेड। तो वो होता क्या है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फीमेल का क्या है बेटा, ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, आपका वही सारे पार्ट्स रहेंगे, फैलोपियन ट्यूब वगैरह। तो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब, है ना। दिस इज फैलोपियन ट्यूब। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, दिस इज ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। जब मान लो बेटा फीमेल को बच्चे पैदा ही नहीं करने हैं, ठीक है, वो डिसाइड कर चुकी है कि अब उसे बच्चे नहीं पैदा करने इन फ्यूचर, तो वो क्या करेगी, देखो आपको पता है होता क्या है, ये है ओवरी, ओवरी से निकलता है बेटा क्या, ओवम, ओवरी से क्या निकलता है, ओवम, एंड ये ओवम यहाँ पर आ जाता है, आपको पता है किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ द सिलिएटेड मतलब कॉलमनर सिलिएटेड सेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका आ जाता है ये ओवम। तो अब क्या होता है बेटा, इस ओवम में ये ओवम, तो होता क्या है, ये जो ओवम है यहाँ पे ऐसे स्पर्म आते हैं और स्पर्म आके इसको यहीं पर ही मीट करता है। ठीक है, स्पर्म ऐसा आके मीट करेगा एंड देन इट विल फॉर्म अ जाइगोट हियर, डन, इट विल फॉर्म अ जाइगोट हियर। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, अब आपको क्या करना है, आप एक ऐसा काम कर लो जिससे स्पर्म यहाँ तक ना पहुंच पाए। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ना कट मार देते हैं लाइक दिस। ठीक है, और कट मारकर बेटा यहीं पर इसको टाई अप कर देते हैं, इस तरीके से ऐसे इसको ऐसे टाई कर देते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है बॉडी रिकवर हो सकती है, दोनों फैलोपियन ट्यूब में ऐसे ही होता है। इस सर्जिकल मेथड को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी समझ में आया या नहीं आया, समझ में, चलिए बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। सो इसमें बेटा हम देखते हैं ओवम यहाँ तक आएगा, फीमेल का नॉर्मल ओव्यूलेशन वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, इवन उसका मेंस्ट्रुएशन भी चलेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तो बेसिकली यहाँ से है ना ये सारी चीजें। ठीक है, बस क्या होगा बेटा, स्पर्म यहाँ आकर इससे कभी मीट नहीं कर पाएगा एंड दिस फीमेल विल नॉट गेट प्रेग्नेंट इन फ्यूचर। डन। सो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी मेल्स में परफॉर्म होती है जिसके अंदर वास डिफरेंट को काटा जाता है। डायफ्राम और कॉपर टी ये अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं बेटा। डायफ्राम एक इंट्रायूट्राइन, वो कॉपर टी ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसको यूट्रस में डाला जाता है, विच रिलीजेस कॉपर। ठीक है, और कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। और डायफ्राम क्या करता है बेटा, डायफ्राम फीमेल्स यूज करती हैं एज अ बैरियर मेथड। समझ गए, चलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल मेथड विच प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम एंड प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, दिस मेथड इज। ठीक है, ये बोल रहे हैं कौन सा सर्जिकल मेथड है बेटा जिससे स्पर्म जो है वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाता, ओवम तक नहीं पहुंच पाता, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो कौन सा मेथड हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, वैसेक्टोमी। क्या, वैसेक्टोमी, क्या आपको पता है होता क्या, देखो होता ये है, ये आपका क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका जैसे कि मेल्स में क्या होता है, ये टेस्टिस होता है और इन टेस्टिस से बेटा एक ट्यूब निकलती है यहाँ से, और ये ट्यूब जो है ये स्पर्म को कहाँ लेकर पहुँचती है, यूरेथ्रा तक। दिस इज यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा तक पहुँचाने का काम इसका ही है। यहाँ पर और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो आपको पता ही है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे किसके ऊपर से घूम के आती है, यूरेट्रा वगैरह के ऊपर से घूम के आती है, ऐसे है ना, ऐसे। अब हम देखते हैं बेटा दिस वाज डिफरेंट, ये वाज डिफरेंट क्या करती है बेटा, ये वाज डिफरेंट को जब हम काट देते हैं, कट एंड टाइड, है ना, टाई कर देते हैं बेटा, कट कर देते हैं, टाई कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि स्पर्म कभी भी यूरेथ्रा तक पहुंच नहीं पाता और कभी भी ओवम से मीट ही नहीं कर पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। डन, दिस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है बेटा वो क्या, उसका रिजल्ट क्या है, मतलब क्या किस चीज का रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन। तो देखो हम ये देखते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, होता कुछ ऐसा है, लेट मी चूज द कलर फर्स्ट, विच वन, ओके लेट्स चूज दिस। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ से ऐसा आया ये स्पर्म, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पर्म फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है बेटा, ये आ रहा है
मेल्स से, और ये रहा ओवम, दिस इज ओवम एंड दिस इज स्पर्म। ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो स्पर्म और ओवम है ये आपस में मीट कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, एंड यहाँ से क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ से बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे, यहाँ से क्या बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे आपका जाइगोट, ठीक है। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा हम देखते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस जाइगोट विल फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, फीटस से बनेगा पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म। डन। तो मतलब क्या आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है आपका क्या, जाइगोट, ठीक है। एम्ब्रियो जाइगोट के बाद बनता है बेटा प्लेसेंटा, एक ऐसा टिश्यू है जो मदर और बच्चे के बीच में होता है प्रेजेंट, जिससे मदर की बॉडी से बच्चे को न्यूट्रिशन मिल पाता है, ठीक है। फीटस जो है बेटा वो एम्ब्रियो का भी आगे ग्रोइंग पार्ट है, ठीक है। जब आपका बेबी के हाथ पैर रिकॉग्नाइज होने लगे, उसके बॉडी पार्ट्स रिकॉग्नाइज होने लगे, जब हम उसको फीटस बोल देते हैं। समझ में आया? तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कोड, ठीक है। अम्बिलिकल कोड का फंक्शन क्या होता है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज अम्बिलिकल कोड। ये है फीमेल की यूट्रस, ठीक है। एंड इस रुक जाओ क्या हुआ है, ये फीमेल की यूट्रस। हम ही देखते हैं बेटा यहाँ पर ऐसे देयर इज अ स्पेशल टिश्यू, देयर इज अ स्पेशल टिश्यू, दिख नहीं रहा होगा यार ये, ओके लेट्स मेक दिस, हाँ देयर इज अ स्पेशल टिश्यू हियर, ठीक है। और हम देखते हैं बेटा यहाँ पर आपका फीटस ग्रो कर रहा है लाइक दिस, दिस इज ग्रोइंग फीटस, ठीक है। दिस इज फीटस हियर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो आपको पता है बेटा प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मतलब इट एक्सचेंजेस, इट हेल्प इन, क्या कराता है बेटा, ये एक्सचेंज कराता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कराना, गैसेस का एक्सचेंज कराना, एंड रिमूव वेस्ट, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और वेस्ट को रिमूव कराना। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो हम ये देखते हैं बेटा प्लेसेंटा को और फीटस को कौन जोड़ता है आपस में बेटा, यहाँ पर प्लेसेंटा और फीटस को जोड़ने का काम एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू करता है, मतलब एक कॉर्ड करती है, एक तरीके से आप याद रखो कि ये रोप है, क्या है, ये एक रोप है, ठीक है, जो ये काम कर रही है। एंड इस रोप का नाम है बेटा क्या, अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा विद फीटस, ठीक है। प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करने का काम किसका होता है बेटा, अम्बिलिकल कोड का होता है। एंड अम्बिलिकल कोड के थ्रू ही सारी चीजें प्लेसेंटा से कहाँ पहुंच पाती हैं, फीटस तक पहुंच पाती हैं। ये होता है अम्बिलिकल कोड। सो फीड्स द एम्ब्रियो विद डाइजेस्टिव सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो को डाइजेस्टिव सब्सटेंस से फीड्स कराना, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वे न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कैरी करना न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को फ्रॉम द एम्ब्रियो रेस्पेक्टिवली, रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मदर्स ब्लड, ठीक है। रिमूव करना वेस्ट को एम्ब्रियो से मदर्स ब्लड में, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। ये बोल रहे हैं कि सप्लाई कराना ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड उसका क्या टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या कैरी करना बेटा, न्यूट्रिएंट और वेस्ट को कैरी करना, ठीक है। न्यूट्रिएंट टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, टू मतलब एम्ब्रियो तक और एम्ब्रियो से वापस मदर के ब्लड तक, ठीक है। तो ये काम किसका होता है बेटा, ये काम होता है आपका अम्बिलिकल कोड का। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग नहीं समझे? हाँ जी समझ गए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया से कॉज होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का आप नाम बताइए। मैंने आपको 3 कैटेगरीज कराई थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में, वायरल, बैक्टीरियल, और कौन सी थी बेटा आपकी, वायरल थी, बैक्टीरियल थी, और एक प्रोटोजोन थी, ठीक है। वायरल में मैंने आपको 3 कराई थी HHH से, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड आपका HIV मतलब कि एड्स,
ठीक है। फिर मैंने आपको कराई थी बेटा एक प्रोटोजोन में, जिसमें मैंने आपको कराई थी ट्राइकोमोनियासिस, और एक मैंने आपको कराई थी बेटा किसके अंदर, मैंने आपको एक कराई थी बैक्टीरियल में, 2 कराई थी बैक्टीरियल में, एक तो सिफिलिस और एक गोनोरिया। तो मतलब कि मलेरिया बेटा कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये पैरासाइट की वजह से होता है। डायरिया भी एक कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है विच कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नेजरी गोनोरी, ठीक है। और एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट बेटा ये भी आपका नहीं है क्योंकि वायरल है, ठीक है। और ये है आपकी बैक्टीरियल। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे ये पूछा है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एड्स इज अ डेडली डिजीज विच इज कॉज्ड बाय, ठीक है। एड्स जो है बेटा वो एक डेडली डिजीज, देखो डेडली डिजीज को क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इनक्योरेबल होता है। क्या एड्स आपका जो होता है बेटा, एड्स बिल्कुल इनक्योरेबल होता है। इनक्योरेबल का मतलब क्या हो जाएगा, इनक्योरेबल का मतलब हो जाएगा बेटा जिसका कोई इलाज नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी, एजिडोथायमिडिन नाम का एक ड्रग होता है। क्या, एजिडोथायमिडिन करके एक ड्रग होता है, वो ड्रग जो है वो एड्स के लिए अब से नहीं 90s से चल रहा है। मतलब कोई, आप ये देखो कि कोई ऐसा अभी तक डेवलपमेंट ही नहीं आया कि भैया कोई अलग ड्रग बना हुआ एड्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक जब से। समझ रहे मेरा वाला पॉइंट आप लोग। तो मतलब कि एड्स होता किससे, देखो एड्स क्या है पता है आपको, शुरू में एड्स नहीं होता, शुरू में एक इन्फेक्शन होता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है बेटा, एड्स होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये एड्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बीमारियों को एक्वायर्ड करता है, जो उसकी इम्यूनिटी को वीक कर देती है। तो अभी देखते हैं इसमें मतलब कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। एक्वायर्ड का मतलब होता है ये आपने अपने लाइफ स्टाइल से एक्वायर करी है, आपको जेनेटिकली ये नहीं मिली है। इम्यूनिटी वीक हो जाती है बेटा, इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि इंसान की डेथ कभी एड्स से होती नहीं है, उसकी डेथ होती है और अदर इन्फेक्शन से, जैसे किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, किसी वायरल इन्फेक्शन से, उससे उसकी डेथ होती है। उसकी डेथ कभी भी एड्स से नहीं होती, एड्स के पेशेंट डेथ एड्स से होती नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो है ये एक वायरस से होती है, इसको हम बोलते हैं HIV। HIV इज अ वायरस जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज अ फुल फॉर्म ऑफ HIV। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये जो वायरस है ना, ये हमारी बॉडी के, आप बोल सकते हैं आर्मी पर अटैक करता है ना, आर्मी पे अटैक करता है बेटा। एक बहुत बड़ी सेल होती है मैक्रोफाज, उन पर अटैक करता है, ठीक है। हेल्पर T सेल्स को मार देता है जान से। तो बस जब वही होता है ना कि जब इंसान का मतलब कि एक सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा तो कैसे वो जिंदा रह पाएगा। तो मतलब एड्स क्या है, एड्स एक वायरल डिजीज है जो किससे होती है, एक वायरस से होती है। किससे होती है बेटा, ये आपकी एक वायरस से होती है। जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट मूव टू, ओके, क्वेश्चन नंबर 22, द एडवांटेज दैट इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैज एन ओवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या एडवांटेज होता है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ओवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर होगी, और एक्सटर्नल में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल में मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फिशेज और फ्रॉग में मिलता है। जैसे मान लो ये एक फिश आई, ये एक फिश आई, ठीक है, और ये दूसरी फिश आई। अब आप बोलेंगे मैम फिश कम नहीं, ये सुनियों के खानदान की फिश है क्या? हाँ ऐसी तो है ना सुनियों की फैमिली। चलो कोई नहीं। सो स्टूडेंट हम ये देखेंगे, यहाँ पर ये वाटर है और ये वाटर में अपने एग रिलीज कर देगी, और ये मेल फिश है, ये अपने स्पर्म रिलीज कर देगा। तो हम ये देखेंगे बेटा मिलियंस ऑफ एग्स एंड स्पर्म यहाँ पे रिलीज होंगे, बट बहुत ही कम चांसेस हैं इन सबके फर्टिलाइज होने के। जो मिलेंगे, जो टकरा जाएंगे वाटर करंट्स की हेल्प से, वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, और उसमें से बेटा इनके जिंदा रहने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेडेटर घूम रही है, और भी तो मछलियां वगैरह घूम रही है ना बड़ी बड़ी, जो इनको खा लेंगी, है ना। समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोग को। तो दिस इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड दी बॉडी। फिर बेटा अगर मैं ह्यूमंस में बात करूँ तो ह्यूमंस में आप देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इंटरनली फर्टिलाइजेशन होना।
अंदर बॉडी के फर्टिलाइजेशन होना, अंदर ही स्पर्म और ओवम का मिलना और तब जाके जाइगोट का बनना। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग को? तो क्या एडवांटेज रहेगा बेटा, चलो पढ़ते हैं पॉइंट्स। न्यू ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स, ठीक है, ये बोल रहे जो नए ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली होंगे पेरेंट्स के। ये तो असेक्सुअल में होता है, सेक्सुअल में नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स इज अननेसेसरी, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स का बनना अननेसेसरी है। कॉपुलेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज पैसिव, फ्यूअर इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस, और कुछ इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो पाएंगे। तो बेटा क्या एडवांटेज होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का? बेटा हम देखते हैं कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ही आपके प्रोड्यूस होते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। क्या? विच इज वेरी गुड थिंग। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इंटरनल में जैसे ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन एक ही बच्चे को तो कैरी कर सकता है, इवन 2 कर सकता है, ट्विंस वगैरह की बात अलग होती है, ठीक है, वरना जर्नली एक प्रेगनेंसी से एक ही बच्चा हो सकता है। समझ के मेरा वाला पॉइंट आप लोग? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द फिगर, ओके, ये फिगर गिवन है यहाँ पे, गिवन अलोंग साइड शोज द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फिगर आपको क्या दिखा रही है बेटा? ये फिगर आपको दिखा रही है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच स्ट्रक्चर मेक द स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड। ये बोल रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर है इस डायग्राम के अंदर जो सेमिनल फ्लूइड, जो सेमिनल फ्लूइड और किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो हम देखेंगे बेटा आपको यहाँ पे देखो, आपको ये चीज अच्छे से पता है, स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। तो टेस्टिस ये रहे और यहाँ पर वाई मार्क हुआ हुआ है, तो मतलब कि यही है आपका। तो वाई क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म स्पर्म। वाई है क्या? वाई है टेस्टिस एंड इट विल फॉर्म स्पर्म, ठीक है। फिर बेटा एक्स को अगर मैं देखूं तो एक्स तो यूरेथ्रा है, देखो ना यहाँ से, ये पीनिस हो गया आपका, तो ये तो आपका यूरेथ्रा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो यूरेथ्रा है। ये बोल रहे हैं जो स्पर्म बनाएगा सेमिनल फ्लूइड बनाएगा, तो स्पर्म कौन बनाएगा बेटा? स्पर्म बनाएगा टेस्टिस, तो वाई हो जाएगा आपका, ठीक है, वाई मेक्स द स्पर्म, ठीक है। आंसर तो मिल ही चुका है। आप देखते हैं सेमिनल फ्लूइड, बेटा सेमिनल फ्लूइड बनाएगी सेमिनल वेसिकल, बनाएगी या नहीं बताएगी? जल्दी से बताओ मुझे, बनाएगी या नहीं बनाएगी? सेमिनल फ्लूइड कौन बनाएगी आपकी? कौन बनाएगा? यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ना इन्होंने ग्लैंड की लोकेशन गलत दिखा रखी है डायग्राम के अंदर। देखो इन्होंने इसको दिखा रखा है विच इज अ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है, बट इनको ये जो ऊपर इन्होंने दिखा रखा है ना, इसको इन्हें मार्क करना चाहिए था। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ठीक है मैम समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपका वी हो सकता है कि डब्ल्यू तो इन्होंने बाहर इसमें दिखा रखी है, तो वी बचा आपका। तो मतलब आंसर में हम देखेंगे वाई मेक्स द स्पर्म एंड वी मेक्स सेमिनल फ्लूइड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बट उसकी वी का इन्होंने वो पॉइंटिंग गलत कर रखा है। वी इज समथिंग लाइक दिस, वी ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे ग्लैंड दिखानी चाहिए थी ना, ये समझ गए? चलो ऐसे करके, सो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24। इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फ्लावर के अंदर बेटा मेल एंड फीमेल गैमेट को कौन प्रोड्यूस करता है? सो स्टूडेंट एज वी ऑल नो कि फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। तो हम ये देखते हैं बेटा मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लावर के? उसको हम बोलते हैं क्या आपका? स्टेमन। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल या फिर पिस्टल। कार्पल और पिस्टल। हम ये देखते हैं बेटा इन्हीं के अंदर क्या बनता है? स्टेमन के अंदर होता है बेटा एक पार्ट एंथर, और उस एंथर में हम लोग देखो कैसा होता है, ऐसा होता है यहाँ पे कुछ, ये फिलामेंट एंड इसके ऊपर होगा ये आपका क्या? एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंड दीज पॉलन ग्रेन कंटेन मेल गैमीट, कंटेन मेल गैमीट्स। डन। चलिए सो स्टूडेंट कार्पल और पिस्टल की अगर मैं बात करूँ तो कार्पल और पिस्टल में लाइक दिस, तो इसमें ये जो स्वोलन बेसल पार्ट होता है बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। ये ओवरी है और इस ओवरी में क्या होगा बेटा? ओव्यूल। क्या होगा इस ओवरी में? ओवरी में होगा आपका ओव्यूल, एंड इस ओव्यूल में आपका एग होता है, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? कौन से पार्ट है जो मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा? आपके एंथर एंड ओवरी। चलो ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये वाला आंसर दे रखा है क्योंकि सेपल एंड एंथर तो हो नहीं सकते, क्योंकि सेपल इज द पार्ट
जो फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। फिलामेंट और स्टिग्मा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि स्टिग्मा कोई ओवम मतलब गैमेट को प्रोड्यूस नहीं करता, स्टिग्मा पर आकर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। फिलामेंट ये स्टॉक है। एंथर एंड ओवरी बचा, ठीक है, आपने देखा ना यहाँ पे, दिस इज द एंथर ईयर। एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट। तो और ओवरी, ओवरी में आपको बताया बेटा, ओवरी में होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है आपका एग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेमन एंड स्टाइल, बेटा देखो आपको पता है स्टेमन मेल प्रोडक्टिव पार्ट है, स्टाइल नहीं हो सकता, स्टाइल ये पतली सी गर्दन होती है, एंड दिस स्टिग्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका क्या, एंथर एंड ओवरी। आंसर क्या हो जाएगा, एंथर एंड ओवरी हो जाएगा। जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया आप लोगों ने इतने का स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ बेटा, बढ़ जाऊँ मैं आगे, चलिए मैम बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं 25th क्वेश्चन। Which of the following is the correct sequence of event of sexual reproduction in a flower? फ्लावर के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देखो सबसे पहले आपको पता है बेटा क्या होगा, सबसे पहले होगा पॉलिनेशन। सबसे पहले क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो भाई मेल गैमीट है वो स्टिग्मा तक आपको पहुंचाना है कैसे भी, तो ये होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाएंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। देन फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है बेटा क्या आपका यहाँ पे, एम्ब्रियो। वैसे जाइगोट बनेगा बट आप एम्ब्रियो लिख लो यहाँ पे। फिर एम्ब्रियो के बाद बेटा बेसिकली बन जाएगा आपका सीड। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर। तो आंसर देख लो आप यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन हटाओ, यहाँ पे सीड और एम्ब्रियो से कहानी शुरू कर रहे हैं, नहीं भाई कहानी शुरू होगी पॉलिनेशन से, ठीक है। पहला ऑप्शन देखेंगे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सीड, गलत। pollination, fertilization, embryo and seed. So answer will be C. Answer will be C. Done. Screenshot. Next question. The characteristics transmitted from parents to offsprings are present in. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मम्मी पापा के कैरेक्टर्स जो हैं वो बच्चों में जब जाते हैं तो वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मम्मी पापा के पास। मैंने आपको बता रखा है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था दिस इज द डीएनए, दिस इज द डीएनए। क्या है ये है आपका डीएनए। डीएनए का ये छोटा सा सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जीन। क्या बोलते हैं, जीन। क्यों बोलते हैं हम इसको जीन, बिकॉज इट मेक्स होल प्रोटीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मान लो बात करने लगूँ नोज की शेप की, तो नोज की शेप आई कैसे, तो नोज की शेप का जीन था आपके पास, जो कहाँ प्रेजेंट, जीन क्या है, जीन एक स्मॉल फ्रेगमेंट है डीएनए का, जो एक कंप्लीट क्या बनाएगा, आरएनए, एंड देन आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा जो मम्मी पापा से हमारे पास आती हैं वो सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जीन्स में प्रेजेंट होती हैं। डन। इस चीज़ को मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर करूंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर हेरिडिटी। तो अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी अपने लेवल पे इतना याद रखो। तो जहाँ पर भी बात होगी ना कि भाई मम्मी पापा के कैरेक्टर्स जो है वो बच्चों में आ रहे हैं, तो बेसिकली आ कैसे नहीं बेटा, इनकी वजह से आ रहे हैं। अब देखो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे सेल के ऑर्गेनेलीज होती हैं। नेक्स्ट आते हैं 27th, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो। बेटा ये बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स जो हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या शो करते हैं, ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स। ये बोल रहे हैं सिर्फ सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स कि भाई हम पेरेंट्स से सिमिलर हैं, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सिर्फ कि मतलब कि हम पेरेंट्स से मिलते जुलते नहीं है। नेक्स्ट बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन इन विद पेरेंट्स, नीदर सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन नॉट वेरिएशंस विद पेरेंट्स। देखो बेटा अभी मान लो एक बच्चा है आपके सामने एंड आपने उसके मम्मी पापा को भी देखा, तो आप देखोगे यार, आप देख के पहचान लोगे हाँ भाई वो उसके मम्मी पापा हैं। क्यों, कि कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना, मतलब क्या तो आई का कलर मम्मी या पापा पे जाएगा, नोज की शेप जाएगी, है ना, बट वेरिएशन भी आएगी क्योंकि दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स एक साथ मिल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा कि उस बच्चे के पास सिमिलैरिटीज भी होंगी अपने मम्मी पापा जैसी और वेरिएशंस भी होगा, मतलब वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा नहीं होगा एग्जैक्ट, क्योंकि दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप एक साथ मिले हैं तब जाके वो प्रोड्यूस हुआ है। समझ रहे हो, यस मैम। नेक्स्ट आता है 28th क्वेश्चन, The number of chromosome in parents and offspring of a particular species remain constant due to। ये बोल रहे हैं बेटा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट्स में और बच्चों में किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज में वो कांस्टेंट क्यों रहता है, ऐसा क्यों नहीं रहता कि 46 क्रोमोसोम था और 47 हो जाए। बेटा जब ये होता है ना तो बीमारी कॉज होती है, क्या बीमारी कॉज होती है, तो ज्यादातर आपका कांस्टेंट रहता है क्योंकि बेटा हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, half of chromosomes during gamete formation, doubling of chromosome after gamete formation, halving of chromosome after gamete formation। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा इसका ये halving of chromosome during gamete formation। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि मान लो 46 क्रोमोसोम का ह्यूमन था क्या होते ह्यूमन 46 क्रोमोसोम के हैं, तो बेटा अब मान लो
बच्चे बनने हैं, बच्चे पैदा कैसे हो रहे हैं, स्पर्म और ओवम जब मिल रहा है तब बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो बेटा नॉर्मल सेल का क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो मान लो आप इन दोनों को 46 से मिला दोगे तो 92 क्रोमोसोम हो जाएगा जाइगोट का। तो जाइगोट ह्यूमन का नहीं बनेगा, वो किसी राक्षस का बन जाएगा। तो आपको ह्यूमन का बच्चा बनाना है बेटा, राक्षस के बच्चे नहीं पैदा कराने हमें यहाँ पे ह्यूमन का बच्चा पैदा कराना है। तो आप क्या करो बेटा, आप सेल डिवीजन के टाइम पे इस स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर कितना कर दो, हाफ कर दो, और इस ओवम का भी, है ना। तो मतलब अगर इसका 23 और 23 होगा तो बेटा 23 मिलके क्या बनाएंगे, 46 क्रोमोसोम का इंसान का बच्चा बनाएंगे। तो इसी वजह से बेटा हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है पेरेंट्स और बच्चों में वो कांस्टेंट रहता है। 46 था, पेरेंट्स के पास भी 46 था, बच्चों के पास भी 46 आएगा, क्योंकि ये जाइगोट की जो सेल है ये माइटोसिस करेगी और ये ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट आते हैं 29, द लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, पॉलन ट्यूब की जो लेंथ है बेटा वो किस पर डिपेंड करती है, तो बेटा हम ये देखते हैं पॉलन ट्यूब की जो लेंथ होती है आपकी वो डिपेंड करती है किस पे, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल पर। भाई स्टिग्मा और ओव्यूल के बीच में तो पॉलन ट्यूब है, देखो ये वो पॉलन ट्यूब है, मतलब पॉलन ग्रेन है, यहाँ से ट्यूब बनाएगा। तो कितनी ट्यूब बनाएगा, स्टिग्मा से लेके ओव्यूल तक की, सिंपल सी बात है। हाँ समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। पॉलन ट्यूब कहाँ, ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब बनती कहाँ से, यहाँ से बनती है स्टिग्मा से, और कहाँ तक बनती है, ओव्यूल तक बनती है। ओव्यूल के अंदर घुस के एग को फर्टिलाइज कर देती है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता कि वो पॉलन ग्रेन और अपर स्टिग्मा तक, पॉलन ग्रेन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। भाई एंथर से आप स्टिग्मा तक की लेंथ को पॉलन ट्यूब बता रहे हो, नहीं भाई, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल, ये बोले यहाँ से लेके यहाँ तक। बेटा ऐसा नहीं होता, यहाँ से लेके पूरा ओव्यूल तक, समझ गए वाला पॉइंट, ये है लेंथ पॉलन ट्यूब की। नेक्स्ट आता है बेटा आपका 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, चलिए पढ़ते हैं। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, गलत बात, क्योंकि मैंने आपको एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी पढ़ाया है। एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन नहीं भाई, पार्ट है वो, असलियत में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे। नेक्स्ट, दे कंटेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है, फ्लावर में होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दे आर प्लेस्ड प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो फ्लावर्स ये बोल रहे हैं कि फ्लावर्स होते हैं हर टाइप, हर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, ये बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या करते हैं बेटा, फ्रूट्स को फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, वो ना हर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते, सिर्फ फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। तो वाला आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड एंड फोर्थ। क्या, सेकंड एंड फोर्थ आंसर होगा। तो ये दोनों ही गलत हैं आपके, तो सेकंड और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर द फ्लावर। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मतलब मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे 30 क्वेश्चन वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा, हम लोग आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।